नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया क्राइम थ्रिलर आतंक के साए पार्ट 2। तुम दोनों के नाम? मेरा दीपक है, यह रजनी। लड़के ने फौरन उत्तर दिया। सोहन लाल ड्राइवर की वर्दी पहने कार चला रहा था। पिछली सीट पर दीपक और उसके साथ रजनी दुल्हन के मेकअप में बैठी थी। साड़ी के घूंघट के कारण आधा माथा ढका हुआ था। कार तेजी से शहर की सीमा की तरफ दौड़ी जा रही थी। कार पर फूल ही फूल हार के रूप में चारों तरफ पड़े हुए थे। बिल्कुल डोली से सजी कार लग रही थी। सोहन लाल जानता था कि तीरथ राम पावा की निगाहों से बचना आसान काम नहीं था। शहर के हर नाके पर उसके आदमी मौजूद होंगे, इसलिए डोली से सजी कार में ड्राइवर के रूप में छिपकर उसने भागने की योजना बनाई थी। उसे पूरा विश्वास था कि इस तरह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? दीपक ने साहस इकट्ठा करके पूछा। घबरा मत बेटे, हम सिर्फ राजगढ़ तक ही जा रहे हैं। वहाँ पहुंचकर तुम दोनों आज़ाद हो और कहीं भी जा सकते हो। कार तेज गति से भागती रही। सोहन लाल का ख्याल गलत नहीं था। शहर की सीमा पर नाकेबंदी की गई थी। सीमा बैरियर पर भारी कारें खड़ी दिखाई दे रही थी। पुलिसिये दूर से ही मुस्तैद दिखाई दे रहे थे। सोहन लाल ने कार आखिरी कार के पीछे खड़ी कर दी। तुम्हें मालूम है ना क्या और कैसे बात करनी है? जी, दीपक सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला। चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? मुस्कुराओ, यह मत भूलो कि तुम शादी करके आ रहे हो, अपनी माँ की चिता को आग देकर नहीं। दीपक सकपकाया, फिर कठिनता से चेहरे को सामान्य बनाया। टूटी फूटी मुस्कुराहट भी किसी प्रकार अपने चेहरे पर ले आया। साला ठुल्ला आ रहा है। सोहन लाल की आवाज़ सुनकर दीपक ने खिड़की से बाहर देखा। एक हवलदार डंडा घुमाते हुए कार तक आ पहुंचा था। सोहन लाल खानदानी ड्राइवर की तरह अपनी सीट पर चुप्पी साधे बैठा रहा। कार के भीतर की डोम लाइट ऑन थी। रजनी घूंघट ओढ़े पूर्वता मुद्रा में थी। कार में क्या है? हवलदार ने पूछा और भीतर झांकने लगा। कुछ नहीं हवलदार साहब, दीपक बोला। डोली की कार है, साथ में मेरा ड्राइवर है। लेकिन बात क्या है? इतनी पूछताछ क्यों? एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम की तलाश की जा रही है। ठहरो, मैं साहब से बात करके आता हूँ। कहने के पश्चात हवलदार वापस चला गया। आगे वाले की जांच पड़ताल हो रही थी। सुना तुमने? सोहन लाल हंसा। यह लोग खतरनाक मुजरिम की तलाश कर रहे हैं, यानी मुझे, जबकि मैंने यहाँ कोई जुर्म नहीं किया। यह हरामजादे जनता के रक्षक हैं, तीरथ राम पावा के हाथों के खिलौने। तीरथ राम पावा? यह पावा तो अंडरवर्ल्ड का दादा है। हाँ, उसी हरामजादे से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तलाश करने के लिए कुत्ते ने शहर की पुलिस भी बिखरा दी है। दीपक मुंह फाड़े सोहन लाल को देखता रह गया। आपकी तीरथ राम पावा से दुश्मनी है? सुनकर तेरी माँ क्यों मरे जा रही है? सोहन लाल ने कड़वे स्वर में कहा तो दीपक सकपका कर बाहर देखने लगा। तभी हवलदार इंस्पेक्टर के साथ आता दिखाई दिया। कार की हेडलाइट में उनके शरीर चमक रहे थे। साथ में एक बिना वर्दी का व्यक्ति था। सोहन लाल की आंखें सिकुड़ गई। इसमें दो राय नहीं कि वह व्यक्ति पावा का आदमी था और उन्हीं कमांडो में से एक था जो उसे फ्लैट पर लेने आए थे। सोहन लाल के दोनों हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। चेहरा भी पत्थर की भांति सपाट हो गया। डोली कहाँ से आ रही है? पास आते ही इंस्पेक्टर ने पूछा। सिकंदराबाद से इंस्पेक्टर साहब। आपको अगर किसी मुजरिम की तलाश है तो उसे तलाश कीजिए। हमसे इतने प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? दीपक ने झल्लाहट का प्रदर्शन किया। पाहवा का आदमी आगे बढ़ा। उसने पहले दीपक के चेहरे को देखा, फिर रजनी का चेहरा घूंघट उठवाकर देखा। तत्पश्चात उसकी निगाहें सोहन लाल की पीठ पर केंद्रित हो गई, जो वर्दी में बुद्ध की भांति सीधा बैठा था। ड्राइवर साहब, अपना चेहरा तो दिखाइए, पाहवा का आदमी बोला। सोहन लाल दांत किटकिटाकर रह गया। यह आदमी उसका चेहरा बहुत अच्छी तरह पहचानता था। गर्दन घुमाने का मतलब था मुसीबत में फंसना। उसे पहचानते ही उसने रिवॉल्वर निकाल लेनी थी। वक्त गंवाना यहाँ मूर्खता थी। सोहन लाल ने पहली गियर डाली और एक्सीलेटर पर पूरा पांव दबा दिया। कार जोरों से उछली। पाहवा का आदमी और इंस्पेक्टर छिटक कर दूर हो गए। स्टीयरिंग घुमाते हुए सोहन लाल ने सामने खड़ी कारों से कार को बचाया और आगे बढ़ाता ले गया। 50 गज के फासले पर खाली ड्रम सड़क के बीचों बीच कतार के रूप में खड़े थे। सोहन लाल ने परवाह न की और ड्रमों को टक्कर मारता हुआ कार भगाता ले गया। यह सब सिर्फ चंद सेकंडों में हो गया।
पाहवा का आदमी तेज रफ्तार से भागा और इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कार के पीछे डाल दी। यह आपने क्या किया? दीपक हड़बड़ाया सा बोला। सोहन लाल के दोनों हाथ स्टीयरिंग पर और पांव एक्सीलेटर पर दबा था। वह पाहवा का आदमी था और मुझे पहचानता था। सोहन लाल ने भिजे दांतों से कहा, तुम आगे वाली सीट पर आ जाओ। क्यों? कोई हरामजादा, सोहन लाल बैक मिरर में देखता हुआ बोला, मोटरसाइकिल पर हमारा पीछा कर रहा है। तुम ड्राइविंग सीट संभालो, मैं कार छोड़ना चाहता हूँ। दीपक बिना आनाकानी किए आगे वाली सीट पर आया, ड्राइविंग सीट संभाल ली। अदला बदली करते समय कार थोड़ी सी ठहराई और फिर सीधी चलने लगी। इतने में ही दीपक का चेहरा पसीने से भर गया था। वह बार बार बैक मिरर में पीछे आ रही मोटरसाइकिल को देख रहा था। कार की रफ्तार पूरी तेज कर दो। दीपक ने ऐसा ही किया। रजनी ने घूंघट उठा दिया था। वह आतंकित दिखाई दे रही थी। चेहरे का मेकअप पसीने से खराब हो रहा था। आगे पीछे की लाइटें बुझा दो। दीपक ने सोहन लाल के शब्दों पर तवज्जो दी और हेडलाइट, टेल लाइट बुझा दी। डोम लाइट तो पहले ही बुझा दी गई थी। एक्सीडेंट हो जाएगा। हेडलाइट बुझाने के कारण दीपक अंधेरे में ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट गायब थी। हो जाने दो। सोहन लाल गर्दन घुमाकर पीछे आ रही मोटरसाइकिल को देख रहा था। जबड़े भिजे हुए थे। कार और मोटरसाइकिल के बीच 200 गज का फासला था, जो कि कम अधिक हो रहा था। कुछ आगे जाकर कार की स्पीड कम करना, सोहन लाल बोला। क्यों? मैं कार से कूद जाऊंगा। उसके बाद तुम कार सीधा बढ़ाते ले जाना। तुम लोग वापस जा सकते हो। पीछे आने वाले को समझा देना कि तुम दोनों रिवॉल्वर के दबाव के तहत सब कुछ कर रहे थे। कार में तीखा सन्नाटा व्याप्त रहा। दीपक ने कार सीधी की और सोहन लाल लंबी कूद के सहारे सड़क किनारे बनी झाड़ियों में गिरा। बदन में कई जगह खरोंचे आ गई। वह फौरन सीधा हुआ और दूर जा रही कार को देखने लगा, जिसकी लाइटें अब रोशन हो उठी थी। तभी कुछ गज दूर तेज शोर के साथ सड़क पर से मोटरसाइकिल निकल गई। सोहन लाल के होठों पर मुस्कान आ गई। वह उठकर कपड़े झाड़ने लगा। सिर पर पड़ी कैप तो छलांग लगाते समय ही गिर गई थी। फिर वह जंगल के रास्ते वापस उसी शहर चल पड़ा जहां से वह भागा था। रात भर पैदल चलते चलते जब थक गया तो जंगल में ही कोई मुनासिब जगह देखकर सो गया। सुबह मुंह अंधेरे ही चल पड़ा। सूर्य की पहली किरण के साथ ही सोहन लाल ने शहर में प्रवेश किया। उसे पूरा विश्वास था पाहवा को उसके शहर से फरार होने की खबर मिल गई होगी। रात 10:30 बजे वह बैरियर तोड़कर भागा था। इस बात को अब 8.5 घंटे बीत चुके थे। अब तक तो पाहवा रोध होकर भी शांत हो चुका होगा। साथ ही उसे इस बात का 100% विश्वास था कि उसके कमरे की निगरानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि पाहवा एंड कंपनी की निगाह में वह शहर से बाहर था। टैक्सी पकड़कर वह अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लाल बत्ती पर जब टैक्सी रुकी तो उसने अखबार खरीद लिया। फ्लैट से कुछ पहले टैक्सी रुकवा कर उसे चलता किया और खुद सावधानी से पैदल ही आगे बढ़ने लगा। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसके फ्लैट की निगरानी नहीं हो रही तो वह आगे बढ़ा और ताला खोलकर कमरे में प्रवेश कर गया। गंदे नाले से उठती दुर्गंध का भपका उसकी सांसों में टकराया। उसने आहत भाव से खिड़की को देखा, जिसके पीछे गंदे पानी का नाला बह रहा था। फिर कपड़े उतारकर बाथरूम में प्रवेश कर गया। नहा धोकर उसने कपड़े बदले और सिगरेट सुलगाकर अखबार लिए चारपाई पर जा बैठा। अखबार के प्रथम पृष्ठ पर निगाह पड़ते ही उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मस्तिष्क झनझनाकर रह गया। शरीर के रोएं बदन में सिहरन सी पैदा करने लगे। आंखें फटकर चौड़ी हो गई। धोखे वाली बात बिल्कुल नहीं थी। प्रथम पृष्ठ पर दीपक और रजनी की लाशों की तस्वीरें थी, जिन्हें नेशनल हाईवे नंबर 6 पर मारा गया था। दीपक के शरीर में 2 गोलियां पाई गई और रजनी को मारने से पूर्व उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर उसे शूट किया गया। पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है। तस्वीरों के साथ न्यूज में सिर्फ यही छपा था। उसके नीचे इंस्पेक्टर पाल देशमुख के परिवार वालों की हत्या का विवरण और मृतकों की तस्वीरें छपी हुई थी। खबर में कहा गया था कि यह हत्याएं जाति रंजिश की वजह से की गई हैं। पुलिस सरगर्मी से हत्यारों को पकड़ने की चेष्टा कर रही है। 2 मासूमों को बिना वजह मार दिया गया। सोहन लाल का मस्तिष्क पागल हुआ जा रहा था। दीपक और रजनी उसके कारण ही मारे गए थे। उनको दरिंदगी से मारा गया था। रजनी के साथ बलात्कार किया गया और यह सब उसी ने किया होगा जो मोटरसाइकिल पर उनके पीछे आ रहा था।
उसका चेहरा सोहन लाल की आंखों के सामने घूम गया। मन ही मन उसने दृढ़ निश्चय किया कि दीपक और रजनी की मौत का बदला उसकी जान से लेगा, जबकि आज तक सोहन लाल ने किसी का कत्ल नहीं किया था। आदतन वह खून हत्या से खौफ खाने वाला व्यक्ति था, परंतु अगर दिमाग बदल जाए तो उससे बड़ा जिद्दी कोई नहीं था। हथियार रखना उसके उसूल के खिलाफ था, लेकिन अब उसे हथियार की सख्त जरूरत महसूस होने लगी। वह बाहर निकला और कमरे को ताला मारकर बाजार की तरफ बढ़ गया। नाश्ता करने के पश्चात बिल चुकाया और सिगरेट सुलगाकर बाहर आ गया। उसे कोई ऐसी जगह तलाश करनी थी जहां से रिवॉल्वर मिल सके। तभी सोहन लाल की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। सोहन लाल बिजली की सी तेजी से घूमा। वह हर प्रकार के खतरे से निपटने के लिए तैयार था, परंतु पीछे वाले का चेहरा देखते ही ठिठक गया। वह सुंदर लाल था, जेब कतरा सुंदर लाल। सुंदर लाल ने आसपास देखा, फिर दबे स्वर में बोला, उस्ताद मेरे पीछे आओ। कहने के पश्चात वह मुड़ा और आगे बढ़ गया। सोहन लाल असमंजसता से भरी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर होठ काटते हुए उसके पीछे चलने लगा। 10 मिनट चलने के पश्चात वह एक मकान में घुसा और दाईं तरफ बने कमरे के बाहर लटक रहा ताला खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। सोहन लाल उसके साथ था। भीतर आते ही सुंदर लाल ने दरवाजा बंद किया और बोला, क्यों उस्ताद, जीने से तंग आ गए हो क्या? सोहन लाल ने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए सिगरेट सुलगाई, फिर कुर्सी पर बैठते हुए एक टांग दूसरी पर रखकर कह उठा, क्या हुआ है? सुंदर लाल ने हड़बड़ाकर सोहन लाल को घूरा। तुम पूछ रहे हो क्या हुआ है? हैरानी है, तीरथ राम पावा से दुश्मनी मोल लेने के पश्चात सरेआम घूम रहे हो? शायद मालूम नहीं, आज सुबह से ही अंडरवर्ल्ड में हंगामा मचा हुआ है। हर किसी की जुबान पर तीरथ राम पाहवा और सोहन लाल यानी कि तुम्हारी ही चर्चा है। पाहवा तुम्हें हर कीमत पर जिंदा पाना चाहता है। उसने इस शहर के दादाओं में ऐलान कर दिया है कि जो तुम्हें जिंदा पकड़कर उसके हुजूर में पेश करेगा उसे वह मोटा इनाम देगा। रात तुम शायद भागने के चक्कर में विशालगढ़ की तरफ गए थे, इसलिए उसने विशालगढ़ के दादाओं में भी यही ऐलान किया है। अब हर कोई तुम्हें पकड़कर तीरथ राम पाहवा की आंखों का तारा बनने का सपना देख रहा है। तुमने तारा बनने की चेष्टा क्यों नहीं की? उस्ताद, एक बार तो मैं जरूर कोशिश करता, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ जो भूल जाऊं। मेरी यह जिंदगी तुम्हारी दी हुई है। उस दिन तुम मुझे न बचाते तो वह हरामजादे दादा लोग मुझे काट कर किसी गंदे नाले में बहा देते। तुम्हारे कहने पर ही उन लोगों ने मेरी जिंदगी बख्शी थी, फिर मैं तुम्हें मौत के मुंह में जाने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ? सोहन लाल के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। हो तो जेब कतरे, लेकिन ईमान बहुत ऊंचा पाया है। लेकिन उस्ताद, तुम बम्बई वाले सोहन लाल नहीं हो, यह तो सबको मालूम हो चुका है। अब यह बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला? मेरा तो धंधा यही है। सोहन लाल हंसा। किसी नए शहर में जाता हूँ और खुद को दूसरे शहर के अंडरवर्ल्ड का बंदा साबित करके माल झाड़कर रफू चक्कर हो जाता हूँ। बहुत माल पीटा है इस धंधे से, लेकिन इस बार पाहवा के बीच में कूद पड़ने के कारण पासा पलट गया। खैर, कुछ भी हो उस्ताद, मैं यह नहीं भूल सकता कि तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? अभी कई प्रश्न मेरे मस्तिष्क में अधूरे हैं। सोहन लाल ने उसे सब कुछ बता दिया। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। उस्ताद, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस शहर से बाहर निकाल सकूं। नहीं, सोहन लाल शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोला, अभी मुझे इस शहर से बाहर जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों उस्ताद? दरिंदगी की भी हद होती है। दीपक और रजनी बेकसूर थे, उन्हें खामखा बर्बता से मार दिया गया। मैं इन 2 हत्याओं का सबक पाहवा को सिखाना चाहता हूँ, जिसने उन दोनों को मारा है। मैं उसे पहचानता हूँ और उसकी हत्या करने के पश्चात ही इस शहर से बाहर जाऊंगा। क्या कह रहे हो उस्ताद? तो तुम पाहवा के आदमी की हत्या करोगे? हाँ, सोहन लाल के दांत भिंच गए। उस हरामजादे को उसके किए की सजा जरूर दूंगा। तो तुम कहीं से मुझे रिवॉल्वर दिलवा सकते हो? सुंदर लाल ने गले से थूक निगली और सहमति से सिर हिला दिया। चेहरे पर भय की सफेदी उभर आई थी। इंस्पेक्टर पाल देशमुख ने अपनी बूढ़ी माँ जवान बीवी की चिताओं को आग दी और नन्हे से बच्चे को पानी में बहा दिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो रही थी। एकाएक वह कई बरस बूढ़ा लगने लगा था। आंखों के सामने बार बार लाशें घूम रही थी। लाशों को अग्नि देते समय
उसके डिपार्टमेंट के कई बड़े ऑफिसर वहां मौजूद थे। स्वयं एसपी खन्ना आया था। अब घर में 2-4 पुलिस वाले और चंद पड़ोसी थे। फिर वह भी चले गए। पड़ोस की बूढ़ी और उसके साथ काम करने वाला सब इंस्पेक्टर मेहरचंद रात भर उसके साथ रहा। इंस्पेक्टर पाल देशमुख की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। दिन निकलने पर वह नहा धोकर कपड़े बदलने के पश्चात सीधा हेडक्वार्टर पहुंचा। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि तीरथ राम पाहवा ने ही उसके परिवार का खात्मा कराया है। गर्मा गर्मी में वक्त नहीं मिला था। अब इस बारे में एसपी से बात करना चाहता था। दरवाजा धकेल कर वह भीतर आया तो एसपी खन्ना किसी फाइल में व्यस्त था। आओ देशमुख, एसपी खन्ना सहानुभूति भरे स्वर में बोला। पाल देशमुख के होठ हिले परंतु कोई शब्द न निकला। आराम से बैठो इंस्पेक्टर पाल। इंस्पेक्टर पाल टूटे कदमों से चलता हुआ कुर्सी पर जा बैठा। जो कुछ भी हुआ उसका सख्त अफसोस है। डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करेगा कि हत्यारों को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। इंस्पेक्टर पाल की बात बीच में ही अधूरी रह गई। टेबल पर पड़ा फोन बजने लगा। एसपी खन्ना ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो, ओ पाहवा, कहो भाई, हमारी कैसे याद आ गई? हाँ, ऐसा ही कहोगे, तुम हो ही ऐसी चीज। हाँ, कहो, क्या आज शाम को तुम्हारा जन्मदिन है? मेरा आना जरूरी है क्या? नहीं भाई, मैं गरीब बंदा हूँ और तुम्हारे जन्मदिन पर मामूली सा तोहफा ही दे सकता हूँ। ओके माय डियर तीरथ राम पाहवा, मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों का जन्मदिन हो और मैं ना हूँ, यह कैसे हो सकता है? हंसते हुए एसपी खन्ना ने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर से खुशी झलक रही थी। इंस्पेक्टर पाल देशमुख का चेहरा पत्थर की भांति सपाट हो चुका था। मस्तिष्क में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, तीरथ राम पाहवा। क्षण भर के 100वें हिस्से में उसने अपने मस्तिष्क से यह विचार निकाल दिया कि वह अपने परिवार के समूचे नाश का कारण पाहवा को नहीं बताएगा। एसपी खन्ना और तीरथ राम पाहवा दोस्त हैं, कुछ भी कहना फिजूल होगा। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर पाल? इंस्पेक्टर पाल देशमुख की विचार तंद्रा भंग हुई। वह सपाट स्वर में बोला, जी मैं कह रहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि डिपार्टमेंट मेरे परिवार के हत्यारों को अवश्य खोज निकालेगा। क्यों नहीं, आखिर यह पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। एसपी खन्ना ने फौरन सिर हिलाया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा दुख किस प्रकार बांटूं? अगर हत्यारे मेरे सामने आ जाएं तो मैं इंस्पेक्टर पाल देशमुख उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ सर। हाँ, क्यों नहीं, तुम चाहो तो 2 महीने की छुट्टियाँ ले लो। 13वीं तक तो मुझे वक्त नहीं मिलेगा, उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। इंस्पेक्टर पाल ने हौले से सिर हिलाया, फिर इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। बाहर आकर वह छांव में खड़ा हुआ और सड़क पर दौड़ते वाहनों को देखने लगा। उसका मस्तिष्क जाने कहां कहां भटक रहा था। आंखों के कोने कोने तक परेशानी की लहर थी। होठ कभी भिज जाते तो कभी लटकने लगते। फिर वह वहां से हिला और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। जाने कब तक चलता रहा। सुबह उठने के पश्चात से अब तक कुछ भी नहीं खाया था। इसी कारण ही एकाएक पेट में दर्द सा उठा। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी और आसपास देखा। फिर एक गली में प्रवेश कर गया। गली के कोने में रेस्टोरेंट था। वहां से उसने 4 अंडों का आमलेट खाया और बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ ली। खाने के बीच वह फैसला कर चुका था कि उसे क्या करना है। तीरथ राम पाहवा जैसी खतरनाक हस्ती से टकराना उसके लिए नामुमकिन नहीं था, लेकिन अपने परिवार की सामूहिक हत्या का प्रतिशोध लेना उसकी जिंदगी का अब अहम हिस्सा था। कानून द्वारा पाहवा को सजा नहीं दिलवाई जा सकती थी, क्योंकि इस शहर के कानून की धारणा सिर्फ उसके इशारे पर चलती थी। वह कानून का मामूली सा नुमाइंदा था और कानून पाहवा के लिए खेल था, उसकी उंगलियों पर नाचता था। कानून की दफाएं तोड़कर उन्हें जोड़ना उसका शौक था। पाहवा जैसी हस्ती से टकराने का साहस आम आदमी में नहीं था। कुछ ऐसा ही उसके साथ था। वह पुलिस ऑफिसर जरूर था, लेकिन इतना हिम्मती नहीं था कि तीरथ राम पाहवा के खिलाफ जिहाद छेड़ सकता। इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि टैक्सी सेंट्रल जेल के सामने रुकी। इंस्पेक्टर पाल ने किराया चुकता किया और बड़े से फाटक की तरफ बढ़ गया। वहां खड़े दोनों पहरेदार उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने इंस्पेक्टर पाल को सैल्यूट दिया और बड़े से फाटक के बीच लगा छोटा सा दरवाजा खोल दिया तो वह भीतर प्रवेश कर गया।
चेहरे पर सर्द भाव छा चुके थे। सिकुड़ी सी निगाहें वहां दिखाई दे रहे कैदियों को देखने लगी। साथ ही कदम जेलर के कमरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब टांगों में कंपन नहीं हो रहा था, बल्कि चाल में दृढ़ता व्याप्त थी। चेहरा अपने द्वारा किए गए फैसले के प्रति निर्णायक ढंग से खामोश सहमति प्रदान कर रहा था। जेलर रामशरण गुप्ता 52 वर्षीय अच्छी सेहत वाला चुस्त व्यक्ति था। सिर पर नहीं के बराबर बाल थे। चेहरा किसी सेब की भांति सुर्ख था। पेट सामान्य ढंग से आगे बढ़ा हुआ था। किसी जमाने में वह होठों पर मूछें रखता था, परंतु अब वह क्लीन शेव रहना ही पसंद करता था। कमरे के बाहर ही जेलर रामशरण गुप्ता के नाम की तख्ती लगी हुई थी। बाहर खड़ा चपरासी बीड़ी फूकने में व्यस्त था। दूर से कैदियों का शोर कानों में पड़ रहा था। चूंकि इंस्पेक्टर पाल यहाँ कई बार आ चुका था, इसलिए अमूमन हर कोई उसे पहचानता था। चपरासी ने उसे देखकर सैल्यूट दिया। बीड़ी वाला हाथ फौरन पीठ पीछे पहुंच गया। इंस्पेक्टर पाल अपने विचारों में खोया दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। जेलर रामशरण गुप्ता अपने ऑफिस में टहल रहा था। किसी के भीतर आने की आहट पाकर वह ठिठका और पलटकर देखा। दोनों क्षण भर एक दूसरे को देखते रहे थे। जेलर रामशरण गुप्ता के चेहरे पर दर्द के भाव विद्यमान होने लगे, जबकि इंस्पेक्टर पाल का चेहरा पत्थर की भांति हो रहा था। जेलर रामशरण गुप्ता आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कैसे हो पाल? अच्छा हूँ, इंस्पेक्टर पाल ने स्थिर स्वर में कहा। मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में अखबार में पढ़ा तो बहुत दुख हुआ, यही ना? इंस्पेक्टर पाल ने उसकी बात काटकर अजीब से लहजे में कहा। जेलर रामशरण गुप्ता ने गंभीरता से मूक सहमति दी। सबको ही दुख होता है, ऐसी बातें सुनकर खुशी नहीं होती। इंस्पेक्टर पाल वहां से हिला और शांत स्वर में कहते हुए आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। आपकी बेटी राधिका कैसी है? अच्छी है, उसे बहुत अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। रामशरण गुप्ता उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। इंस्पेक्टर पाल काफी देर तक कुछ नहीं बोला। खामोश बैठा टेबल पर फैला रखे अपने हाथों को देखता रहा। रामशरण गुप्ता उसके सामने टेबल कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, अपने पर काबू रखो पाल, जिंदगी में कभी कभी ऐसा। जेलर साहब, इंस्पेक्टर पाल की आंखें जलने लगी, चेहरा सुलग उठा। मेरी बूढ़ी माँ, जवान बीवी, छोटा सा बच्चा निर्ममता से मार डाला गया और आप कहते हैं मैं खुद पर काबू रखूं? बहुत खूब। दूसरों को तसल्ली देने की कला सबको आती है, परंतु खुद को तसल्ली पर रखना बहुत कठिन होता है। सिर्फ 3 साल पहले की बात है, जब कुछ बदमाशों ने आपकी बेटी राधिका का अपहरण कर लिया था। तब रोते हुए आपने मेरे पांव पकड़ लिए थे कि मैं आपकी बेटी को बचा लूँगा। तब जबकि वह जिंदा थी, आप दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है और आप कहते हैं कि मैं अपने पर काबू रखूं। जेलर रामशरण गुप्ता ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। चेहरे पर दर्द के भाव लहरा रहे थे। आंखों में इंस्पेक्टर पाल के प्रति दया थी। तब जबकि आपकी बेटी बदमाशों के कब्जे में थी, मैंने 3 दिन बिना सोए भाग दौड़ करके आपकी बेटी को बचा लिया। याद है आपको? मैं यह कैसे भूल सकता हूँ? रामशरण गुप्ता मन ही मन तड़प उठा। तुमने तब मुझे नई जिंदगी दी थी, मेरे परिवार को तबाह होने से बचाया था। मेरी बेटी की जिंदगी आज तुम्हारी ही दी हुई है। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? जब मैंने आपकी बेटी को आपके हवाले किया था तो याद है आपने क्या कहा था? इंस्पेक्टर पाल की हालत विचित्रों की भांति हो रही थी। आंखों में आंसुओं से डूबे अंगारे भड़क रहे थे। आपने कहा था कि जिंदगी में कभी मेरी जान की जरूरत पड़े तो बेटा बेहिचक मेरे पास आ जाना। हाँ, रामशरण गुप्ता के चेहरे के भाव बदल गए। मैं एक बार कहने के पश्चात भूलता नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने यही कहा था और आज भी यही कहता हूँ। बोलो, किस रूप में आज तुम्हें मेरी जान की ज़रूरत है? क्योंकि मैं तुम्हारे एहसान के नीचे हूँ, इसलिए तुम्हारा एक इशारा मेरे लिए काफ़ी होगा। मेरे होठों से ना नहीं निकलेगी, आजमा कर देख लो। बोलो, क्या चाहते हो? जेलर रामशरण गुप्ता के चेहरे पर असीम दृढ़ता के भाव छा चुके थे। इंस्पेक्टर पाल ने सर्द निगाहों से रामशरण गुप्ता को देखा, फिर कुर्सी से उठकर पीछे खुला दरवाजा बंद किया और पलटकर बोला, जेलर साहब, मुझे आपकी जान नहीं, शंकर दास चाहिए। शंकर दास?
जेलर रामचरण गुप्ता चौंक कर उछल पड़ा। हैरानी से फटी फटी निगाहें उस पर जा टिकी। हाँ जेलर साहब, मुझे शंकर दास चाहिए। इंस्पेक्टर पाल एकाएक शब्द चबाकर बोला। आज यह जानने का वक्त आ गया है कि आप वास्तव में मेरे एहसान के नीचे हैं या आज तक डायलॉग ही बोलते आ रहे हैं। तो तुम पागल हो गए हो क्या? जेलर रामचरण गुप्ता स्थिर स्वर में कह उठा। शंकर दास बहुत ही बर्बर, जालिम और दरिंदा है। शहर में शेर आ जाए तो इतना आतंक नहीं उठेगा जितना कि शंकर दास के खुले आम सड़क पर आ जाने से पैदा होगा। तुम तो शंकर दास को भली भांति जानते हो, उसे तुमने ही तो पकड़ा था। मैं आज तक हैरान हूँ कि वह तुम्हारे काबू में कैसे आ गया, जबकि तुम्हारे जिस्म में उसके द्वारा चलाई गई 2 गोलियां धसी हुई थी। तभी तो शंकर दास की जरूरत है मुझे, क्योंकि यह मैं ही जानता हूँ वह कितना खतरनाक वहशी दरिंदा है। लोगों ने तो उसके कारनामे सुने हैं, जबकि मैंने उससे टक्कर ली थी। आज वही दरिंदा मेरे दिल में जल रही 3 चिताओं की आग को ठंडा कर सकता है। क्या मतलब? जेलर रामचरण गुप्ता ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मेरे खानदान को जिसने गोलियों से उड़ा दिया है उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और उतनी ही अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं उससे अपने खानदान की तबाही का बदला नहीं ले सकता, लेकिन शंकर दास बखूबी उससे टक्कर ले सकता है। मैं शंकर दास को मोहरा बनाना चाहता हूँ। शंकर दास उस इंसान का एक एक जर्रा बिखरा कर रख देगा। नहीं, जेलर रामचरण गुप्ता बेचैनी से दोनों हाथ मलता हुआ बोला। यह सरासर असंभव बात है। आज 17 तारीख है, 21 को उसे फांसी हो रही है। शंकर दास तुम्हें नहीं मिल सकता पाल। आप चाहें तो मुझे मिल सकता है। इंस्पेक्टर पाल के जबाड़े भिज गए, आंखों में लाली व्याप्त हो गई। शंकर दास को फरार करवाया जा सकता है। मैंने आपकी बेटी की इज्जत और उसकी जान बचाई थी। इस बात को ध्यान में रखकर मेरी बात का जवाब दीजिएगा जेलर साहब। आपने मुझे वचन दिया था कि वक्त आने पर आप मुझे अपनी जान भी दे सकते हैं। आज मैं मुसीबत में हूँ और मुझे आपकी जान नहीं, सिर्फ सहायता चाहिए। शंकर दास को फांसी नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में शंकर दास मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज़ है। पागल मत बनो पाल। मुझे बहलाने की चेष्टा न कीजिए जेलर साहब, क्योंकि जब आपकी जवान बेटी का अपहरण किया गया था तो मैंने आपको बहलाया नहीं था, बल्कि अपनी औकात से ज़्यादा मेहनत और दौड़ धूप करके उसे अपनी ही बहन समझकर तलाश करने की चेष्टा की और कामयाब भी रहा। आपकी बेटी को तलाश करने का वायदा किया था और वायदा पूरा करके दिखाया था जेलर साहब। दोनों हाथ फैलाकर मजबूरी जाहिर करते हुए यह नहीं कहा था कि 90 करोड़ की जनसंख्या में से आपकी बेटी को कैसे तलाश करूं, क्योंकि आपने अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए मेरे पांव पकड़ लिए थे और रो रहे थे। जवान बेटी के अपहरण होने के दुख का एहसास तो मुझे नहीं हो सकता था, लेकिन मैं महसूस अवश्य कर सकता था, और मैंने महसूस किया था। तभी तो मैंने आपसे वायदा किया था कि आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढकर ला दूंगा। ठीक इसी तरह आप यह भी महसूस कीजिए कि मेरे परिवार को गोलियों से उड़ा दिया गया और उनकी चिताओं के अंगारे मेरी छाती पर बोझ बने सुलग रहे हैं। जेलर रामचरण गुप्ता बुद्ध की मानिंद उसे देखता रहा। आपने कहा था कि मेरे परिवार की मौत का आपको दुख है। अगर वास्तव में दुख है तो मेरा दुख बांटिए जेलर साहब। आपकी बेटी तलाश करके मैंने आप पर वास्तव में एहसान किया था कि वक्त आने पर आप मेरे लिए अपनी जान भी दे देंगे। अगर वह वायदा सच्चा था तो उस वायदे को पूरा कीजिए जेलर साहब। अगर आप यह सब नहीं कर सकते तो मर्दों की तरह मुंह खोलकर इनकार कर दीजिए, ताकि मैं किसी और शंकर दास को तलाश कर सकूं। जेलर रामचरण गुप्ता की मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। बिछे दांतों से इंस्पेक्टर पाल ने टेबल पर घंटी पर हाथ मारा। बाहर घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं शंकर दास से मिलना चाहता हूँ, किसी को मेरे साथ कर दीजिए ताकि मुझे उसके पास छोड़ आए। इंस्पेक्टर पाल जेलर की आंखों में देखता हुआ कह रहा था। वापसी पर मैं आपसे अपनी बात का जवाब लूँगा, तब तक सोच लीजिएगा। तभी दरवाज़ा खुला और बाहर खड़े चपरासी ने भीतर प्रवेश करके सैल्यूट दिया। हुक्म साहब। जेलर कुछ सामान्य स्थिति में आया। वार्डन राजकिशोर को बुलाओ, जेलर ने धीमे स्वर में कहा, और चपरासी सैल्यूट मारकर बाहर निकल गया। जेल का यह खास हिस्सा था। यहाँ आम या मामूली कैदी को नहीं रखा जाता था। इन अंधेरी कोठरियों में सिर्फ वही कैदी रखे जाते थे जो बेहद ही खतरनाक
और मानवता के नाम पर कलंक हो, जिनके लिए इंसान की कीमत चींटी के बराबर हो। और इन कोठरियों में मौजूद सब कैदियों को फांसी मिल चुकी थी। अंधेरे में भरी छोटी छोटी कोठरियों में पड़े रहने के बावजूद भी उनके हाथ पांवों में मोटी मोटी जंजीरों की बेड़ियां डालनी पड़ती थी, इसलिए कि कहीं सिपाही या खाना लाने वाले को नुकसान न पहुंचा दे, या फिर इनमें से कोई फरार होने की चेष्टा न करे। फांसी पाए कैदियों से हर तरह की उम्मीद की जा सकती थी। इसी कारण इन्हें कोठरियों से बाहर तभी निकाला जाता था जब बहुत ही ज़रूरत पड़ती, नहीं तो इन्हें आसमान देखना तक नसीब नहीं होता था। यह जगह अक्सर सुनसान ही रहती, सिर्फ खाने के वक्त ही कदमों की आहट गूंजती, या फिर दिन में 2 दफ़ा कोठरियों में पड़े मटकों में बाहर से पानी डालकर भरा जाता। उसके बाद फिर मौत सा सन्नाटा छा जाता। वार्डन राजकिशोर इंस्पेक्टर पाल को सबसे आखिरी कोठरी के सामने छोड़ गया। कोठरी में अंधेरा छाया हुआ था। उसके वहां रुकते ही बेड़ियों और जंजीरों की खनखनाहटें सुनाई दी। इंस्पेक्टर पाल ने निगाह घुमाकर देखा। जिस गैलरी से आया था वह सुनसान पड़ी थी। दिन में भी वहां अंधेरा था, जिसे दूर करने के लिए बल्ब जल रहे थे। वार्डन राजकिशोर गैलरी पार करके जा चुका था। इंस्पेक्टर पाल की नजरें पुनः अंधेरे से भरी कोठरी पर जम गई। हाथ बढ़ाकर उसने कोठरी के बाहर लगा स्विच दबाया। कोठरी के भीतर लगा बल्ब रोशन हो उठा। 45 वर्षीय शंकर दास बेड़ियों में जकड़ा सीधा खड़ा उसे ही देख रहा था। कसरती गठा हुआ बदन, घुंघराले बाल, बदन पर कैदियों की वर्दी, परंतु चेहरा क्लीन शेव था। लगता था जैसे सुबह ही शेव कराई हो। दोनों कई पल एक दूसरे को देखते रहे। एकाएक शंकर दास ठठाकर हंस पड़ा। बेड़ियों की खनखनाहट वहां गूंज उठी। आओ इंस्पेक्टर, आओ, शंकर दास ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। शायद यह देखने आए हो कि ज्यों ज्यों फांसी का दिन नजदीक आता जा रहा है, त्यों तो मेरी क्या हालत हो रही है। लो, देख लो, अच्छी तरह देख लो इंस्पेक्टर पाल देशमुख। शंकर दास शान से जिया है और शान से मरेगा। मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा होगा तुम्हें। हर रोज पेट भरकर खाता हूँ। आजकल तो भूख कुछ ज्यादा ही लगने लगी है। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे मौत का कोई गम, भय या खौफ नहीं। आज 17 तारीख है, सिर्फ 4 दिन और उसके बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। 21 तारीख को शंकर दास की मौत पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तुम शायद यही जानने आए थे कि मौत को नज़दीक देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है। इंस्पेक्टर पाल दोनों हाथ जेबों में डाले शांति से उसे देखता रहा। क्यों इंस्पेक्टर, मुझे खुशी के हाल में देखकर तुम्हें सांप तो नहीं सूंघ गया? इंस्पेक्टर पाल पूर्वता मुद्रा में खड़ा रहा। कमाल है, शंकर दास मुस्कुराया। खुद चलकर मेरे पास आए हो और बोल भी नहीं रहे। सच मानो इंस्पेक्टर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने अपनी ड्यूटी निभाई थी, अपना फर्ज पूरा किया था, मुझे कानून के सीखचों के पीछे फेंक कर। बहादुर माँ के बेटे हो, वरना कई पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करने के चक्कर में बारी बारी मेरे हाथों से मरते रहे। वह जंग सिर्फ तब तक की थी जब तक मैं आज़ाद था। अब तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। मैंने तुम पर गोलियां चलाई, तुम्हें घायल किया तो इसलिए कि तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम बाजी जीत गए। मौत के खेल में तो हार जीत चलती ही रहती है, इसलिए ज़्यादा देर दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। और मैं दुश्मनी खत्म करने में यकीन रखता हूँ। इंस्पेक्टर पाल ने उसकी बात काटकर कहा। तुम्हें मैंने फांसी के फंदे पर पहुँचा दिया तो दुश्मनी खत्म हो गई। वैसे मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि कानून की दुश्मनी तुमसे थी, और यह बात कब की समाप्त हो चुकी है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, कि अब हमें दोस्तों की तरह मिलना चाहिए। कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ इस दुनिया में, इसलिए सबसे हंस बोल कर जाना चाहता हूँ। शंकर दास के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। आज तुम्हारी बातें सुनकर कौन कह सकता है कि तुमने सिर्फ 20 दिन में 22 लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया था। वक्त वक्त की बात है इंस्पेक्टर, शंकर दास लापरवाही से बोला। जैसे हरामजादी बीवी मुझे मिली थी, उसके किए कारनामों को देखकर हर शरीफ और इज्जतदार इंसान ऐसा ही करता। खैर, तुम सुनाओ, बाहर का मौसम कैसा है? बहुत दिन हो गए सूर्य की रोशनी देखे। अब तो सिर्फ दिन का उजाला ही देखूंगा 21 तारीख को, जब फंदा मेरे गले में डाला जाएगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे फांसी के बाद
मेरे जिस्म को तुम ही आग देना। मेरे बैंक में कुछ पैसा पड़ा है, वह तुम्हें दे जाऊंगा। उस पैसे से मेरी चिता का शानदार प्रबंध करना। मैं नहीं चाहता कि सरकार गीली लकड़ियों से मेरे जिस्म को आग लगाए। जिंदगी भर तो सुलगता रहा हूँ, मरने के बाद नहीं सुलगना चाहता। शंकर दास हंस पड़ा। इंस्पेक्टर पाल ने जेबों से दोनों हाथ निकालकर अपनी आंखें मली और बोला, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ शंकर दास। बेड़ियों की खनखनाहट गूंजी और शंकर दास सलाखों के पास आ गया। उसकी पैनी निगाहें पाल के चेहरे को नोचने लगी। खास बात है क्या? हाँ, कहो। तुम बहुत ही हौसलेमंद और बहादुर हो। मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत है तुम्हें? शंकर दास हंस पड़ा। बहुत गलत कह रहे हो। मेरी ज़रूरत तो उस जल्लाद को है जिसने मुझे फांसी पर लटकाने के पश्चात सरकार से इनाम के तौर पर रुपए और शराब की बोतल हासिल करनी है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तब तुम यकीन करोगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर पाल ने व्याकुल स्वर में कहा और उसे अपने परिवार की सामूहिक हत्याओं के बारे में बताने लगा। 10 मिनट तक लगातार इंस्पेक्टर पाल बोलता रहा। शंकर दास के चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे। आंखें इंस्पेक्टर पाल के होठों पर ही जमी थी। इंस्पेक्टर पाल खामोश हो गया। उसका चेहरा, दिल और जिस्म का एक एक हिस्सा प्रतिशोध की भावना से जल रहा था। शंकर दास को खामोश पाकर इंस्पेक्टर पाल दांत भींचकर बोला, हो सकता है यह 3 हत्याएं तुम्हारे लिए मामूली बात हो, क्योंकि तुम खुद ही खतरनाक हत्यारे हो, लेकिन मैं नहीं। इंस्पेक्टर, बेड़ियों की आवाज़ वहां गूंज उठी। जैसे तुम सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं। निर्दोष लोगों की हत्या मानवता के नाम पर कलंक है। मैंने हत्याएं की है। शरीफ इंसान खतरनाक हत्यारा बन गया, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि जिन्हें मैंने मारा है वह मर ही जाने के लायक थे। कोई बेगुनाह इंसान मेरे हाथों नहीं मरा। शायद इस तरफ तुमने ध्यान दिया हो। इंस्पेक्टर पाल उसकी बात पर ध्यान न देकर बोला, शंकर दास, मैं तीरथ राम पाहवा से नहीं टकरा सकता, लेकिन तुम टकरा सकते हो। प्रतिशोध की आग जो मन मस्तिष्क में जल रही है उसे तुम ठंडा कर सकते हो। मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी लड़ाई लड़ो। तुम तो मरने वाले हो, तुम्हें फांसी हो जाएगी। अगर पाहवा से मेरी जंग लड़ते हुए मर गए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मरना तो तुम्हें हर हाल में ही है। यह तुम्हारी किस्मत ही होगी कि तुम पाहवा से जंग जीत जाओ और जिंदा बच जाओ। अगर जिंदा बच गए तो वह जिंदगी तुम्हारी अपनी होगी। कहीं दूर जाकर तुम शराफत से जिंदगी बिता सकते हो। बेड़ियों की खनखनाहट गूंजी। शंकर दास ने दोनों हाथों से सलाखों को थाम लिया। वह इंस्पेक्टर पाल की आंखों में देख रहा था। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? उसके स्वर में फुसफुसाहट आ गई। हाँ, इंस्पेक्टर पाल ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा, मैं आज़ाद हो जाऊंगा। स्वर में अजीब सा भाव आ गया। इंस्पेक्टर पाल ने सहमति से सिर हिला दिया। और तुम्हें विश्वास है कि आज़ाद होने के पश्चात मैं इसी शहर में रहकर तुम्हारे लिए तीरथ राम पाहवा से लड़ाई लड़ूंगा? हाँ, अगर मैं फरार हो गया तो मैं किसी और को तलाश कर लूँगा। इंस्पेक्टर पाल ने उसकी आंखों में झांका। लेकिन अभी तक मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ जाना है उस लिहाज से दगाबाजी तुम्हें छूकर भी नहीं गई। शंकर दास के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मिलिट्री मैन की जुबान ही पत्थर की लकीर है। मैं सिर्फ शंकर दास की बात कर रहा हूँ, यानी तुम्हारी। शंकर दास ने हौले से सिर हिलाया और इंस्पेक्टर पाल को सोचपूर्ण निगाहों से देखने लगा। इंस्पेक्टर पाल के चेहरे पर व्याकुलता की तह जम चुकी थी। तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है इंस्पेक्टर, शंकर दास ने कहा, और यह सब मैं तुम्हारे नहीं अपने लिए कर रहा हूँ। खुद को बचाने के लिए कर रहा हूँ कि शायद फांसी से बचकर पूरी जिंदगी जी सकूं। बाय द वे, मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे? जेलर की सहायता से। वह बूढ़ा खूसट मुझे जेल से निकलने देगा? शंकर दास के माथे पर बल पड़ गए। आंखें सिकुड़ने लगी। बिल्कुल निकलने देगा। विश्वास नहीं आता। शंकर दास ने गहरी सांस ली। प्लान क्या है? प्लान तुम्हें जेलर ही बताएगा। बार बार मेरा तुम्हारे पास आना ठीक नहीं। शायद अब हमारी मुलाकात जेल से बाहर ही होगी। मेरी फांसी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तुम किसी बात की फिक्र न करो। तुम्हारी जिंदगी की तुमसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है शंकर दास। इंस्पेक्टर पाल का चेहरा दहकने लगा।
शंकर दास हौले से हंस पड़ा। तुम चाहे कुछ भी कहो इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी ही है और उसकी ज़रूरत भी सिर्फ मुझे ही है। मेरे यहाँ से निकलने के पश्चात जब तक पावा का काम तमाम नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी हर बात खुशी से कबूल करूँगा। अब फ़ौरन मुझे यहाँ से निकालने का प्रबंध कर लो, वरना मैं तो जीने की सारी उम्मीदें बहुत पीछे छोड़ बैठा था। एक बात तो समझ में आ गई कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक जिंदगी की आशा ही आस है। वैसे मैं तो खुद को तब से ही मरा हुआ समझ रहा था जब मुझे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तुम नहीं मरोगे शंकर दास, कानून तुम्हें कभी फांसी पर नहीं लटका सकेगा। यह जुदा बात है कि तीरथ राम पाहवा के साथ जंग में मारे जाओ। परवाह नहीं। शंकर दास के होठों से वहशी कहकहा उबल पड़ा। पिछले 6 घंटों से तीरथ राम पाहवा के होटल जय गणेश के आसपास सामने या कभी दाएं बाएं सावधानी से सबकी निगाहों से खुद को बचाते हुए सोहन लाल टहल रहा था। यूँ उसे इस बात का ज्ञान था कि ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है उसके लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा है। किसी की निगाह उस पर भी पड़ सकती है। परंतु जेब में पड़ा भारी रिवॉल्वर उसके शरीर से टकराता हुआ उसके हौसले को बुलंदी पर पहुंचाने की चेष्टा कर रहा था। अब शाम के 7 बजने जा रहे थे। दिन रात की तरफ सरकता जा रहा था। सोहन लाल के सब्र का पैमाना अब भर चुका था। वह सिर्फ उसे मारना चाहता था जिसने दीपक और रजनी को बर्बरता से मारा था, परंतु वह अभी तक नजर न आया। अलबत्ता तीरथ राम पाहवा के और कई हरामजादे यदा कदा दिखाई दे रहे थे। सोहन लाल ने मन ही मन तय किया कि वह होटल में प्रवेश करेगा और पाहवा के ढेर सारे आदमियों को कत्ल करके पाहवा की ऐसी तैसी करेगा। इसके साथ उसने यह नहीं सोचा कि कोई उसे भी शूट कर सकता है। अभी इन विचारों में भटक रहा था कि एकाएक उसके जिस्म में तनाव आ गया। वह जय गणेश होटल के सदर द्वार के ठीक सामने सड़क पर खड़ा था। उसने पाहवा के 8 कमांडो एक साथ बाहर निकलते देखे और इतनी दूर से भी उसने पहचान लिया कि उनमें से एक वही है जिसने दीपक और रजनी की हत्या की थी। सोहन लाल के जबड़े भिज गए, चेहरा सख्त हो गया, आंखों में कठोरता व्याप्त हो गई। वह सब पोर्च में खड़ी कार की तरफ बढ़ रहे थे। सोहन लाल फौरन आगे बढ़ा और होटल के बाहर बड़े से गेट के पास खड़ा हो गया। लोगों का आवागमन शाम होने की वजह के कारण बढ़ चुका था, लेकिन उसकी निगाह तो अपने शिकार पर थी जिसकी हत्या करके वह तीरथ राम पाहवा को समझा देना चाहता था कि उसके आगे उसकी हुकूमत नहीं चल सकती। वह किसी दादा के रौब में आने वाला नहीं। उन 8 में से एक ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला और भीतर बैठ गया। सोहन लाल ने अपना हाथ जेब में डाला और उंगलियां रिवॉल्वर के गिर्द लिपट गई। अन्य ने भी कार के अन्य बीन डोर खोले और भीतर बैठने की तैयारियां करने लगे। अब सोहन लाल को सिर्फ अपने शिकार का सिर ही नजर आ रहा था। फुर्ती के साथ उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे दोनों हाथों में बांधकर ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल गोली उसके शिकार की खोपड़ी को फोड़ती हुई निकल गई। खून के छींटे बिखरे और वह कटे पेड़ की तरह नीचे गिर गया। उसके साथी चौंके और आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ उन्होंने पोजीशन ले ली। रिवॉल्वर उनके हाथों में चमकने लगे। होटल में आते जाते लोग चीखते हुए सहम कर दाएं बाएं अपनी जान बचाने के लिए दौड़े। जो अभी बाहर थे वह सोहन को रिवॉल्वर थामे देखकर भागने लगे, क्योंकि 2 पल पहले ही उन्होंने सोहन लाल को फायर करते देखा था। तभी कार की तरफ से गोली चली और गेट की मोटी सलाख से टकराकर छिटक गई। सोहन लाल फौरन आड़ में हो गया। वह कहाँ है, भीतर वालों को मालूम हो चुका था। मन ही मन सोहन लाल खुश था कि एक ही वार में उसने अपने शिकार का काम तमाम कर दिया, परंतु वह चिंता में भी था कि वह उनकी नज़र में आ चुका है। इससे भागने में कठिनाई आएगी। उसके पास तो कोई कार वगैरह भी नहीं थी जिससे फरारी में सहायता मिलती। तभी एक साथ 5 फायर हुए। सोहन लाल को कोई नुकसान न हुआ, अलबत्ता गोलियों से वातावरण दहल गया। सोहन लाल उसी आड़ में खड़ा तेजी से बचने का रास्ता खोज रहा था। ज़्यादा देर यहाँ रहना खतरनाक था। पाहवा के आदमी पीछे वाले रास्ते से निकलकर उस पर गोलियां बरसा सकते थे। तभी उसकी निगाह सिकुड़ गई। उनमें से एक कारों की ओट में छिपता हुआ उसी ओर बढ़ता आ रहा था। जाहिर था कि किसी और ने भी उसकी तरफ आने का कोई और रास्ता अपनाया होगा। खतरा अब सिर पर आकर मंडराने लगा था।
सोहन लाल की उंगली ट्रिगर पर जम गई, दांत भिंच गए। वह खामखा किसी और की हत्या नहीं करना चाहता था, परंतु अब मरो या मारो वाली बात हो गई थी। उसे घेरा जा रहा था। सोहन लाल की निगाहें कारों के बीच अटकी हुई थी। कुछ क्षण पश्चात ही उसे कार के पीछे से सिर दिखाई दिया। सोहन लाल ने फुर्ती से निशाना बांधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली कार के पीछे दिखाई दे रहे सिर में प्रवेश करती चली गई। सोहन लाल फौरन आड़ में से निकला और कार की तरफ रुक करके 2 गोलियां चला दी। एक गोली कार के टायर में लगी और दूसरी उसकी छाती में, जो उसे देखकर उस पर फायर करने आ रहा था। होटल के आसपास का सारा वातावरण ऐसा हो गया जैसे कोई इंसान बाहर रहता ही न हो। सोहन लाल पलटा और रिवॉल्वर थामे तेजी से भागने लगा। एक बार भी उसने पीछे देखने की चेष्टा न की। पाहवा के घर में घुसकर उसने उसके 3 कमांडो की हत्या कर दी थी। इस शहर में किसी के लिए भी यह मामूली बात नहीं थी। पीछे से सोहन लाल पर अंधाधुंध फायर किए गए। एक गोली उसकी बाह को झुलसाते हुए निकली, परंतु वह बच गया। कुछ आगे जाने पर उसे लाल बत्ती पर खड़ी कारें दिखाई दी। क्षण भर ठिठक कर उसने पीछे देखा तो जबड़े भिंच गए। पाहवा के कई कुत्ते भौंकते हुए पीछे आ रहे थे। उसने रिवॉल्वर सीधी करके एक साथ 2 गोलियां चला दी। उसके द्वारा चलाई गई गोलियां किसी को लगी तो नहीं, अलबत्ता यह फायदा अवश्य हुआ कि आने वालों की गति कम हो गई। सोहन लाल भागकर लाल बत्ती के सबसे आगे खड़ी कार के पास पहुंचा। दरवाजा खोलकर उसने ड्राइवर को बांह से पकड़कर बाहर घसीटा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए लाल बत्ती की परवाह न करते हुए कार तूफानी गति से बढ़ा दी। खाली हो चुके रिवॉल्वर को उसने जेब में ठूंस लिया। अब उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। अपनी निशाने की तरह ड्राइविंग पर भी पूरा भरोसा था। रात 11 बजे वह सुंदर लाल के एक कमरे के फ्लैट पर पहुंचा। डुप्लीकेट चाबी उसके पास थी। दरवाजा खोलकर सोहन लाल भीतर प्रवेश कर गया। सुंदर लाल घर पर नहीं था। 2 घंटे तक वह उसका इंतजार करता रहा। फिर थकान की वजह से बेड पर जा लेटा और सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने सुंदर लाल को फर्श पर चादर बिछाए सोया पाया। सोहन लाल बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर बाहर आने पर उसने सुंदर लाल को कमरे में टहलता पाया। दोनों की आंखें टकराई। कैसे हो सुंदर लाल? सोहन लाल मुस्कुराया। अच्छा हूँ, वह चिंतित स्वर में बोला। उस्ताद, कल तुमने पाहवा के 3 आदमियों को मार दिया। तुम पहचाने गए हो। पाहवा ने 1 लाख रुपए का इनाम उसके नाम ऐलान किया है, जो तुम्हें जिंदा या मुर्दा उसके सामने पेश करेगा। पूरे शहर में जाने कितने दादे तुम्हें तलाश कर रहे हैं। शहर का हर रास्ता सील कर दिया गया है ताकि तुम फरार न हो सको। पाहवा ने अपने सारे कारोबार बंद करके अपना सारा ध्यान तुम पर लगा दिया है। आखिर तुमने उसकी बादशाह के 3 प्यादों को मारकर उसके अहम को भारी चोट पहुंचाई है। अंडरवर्ल्ड में उसकी इज्जत तभी बरकरार रह सकती है जब वह तुम्हारी लाश के टुकड़े करके शहर के सारे चौराहों पर फैला दे। सोहन लाल मुस्कुराया। और उसकी यह इच्छा कभी पूरी ना होगी। ऐसा न कहो उस्ताद, वह पाहवा है, तीरथ राम पाहवा। वह यूं ही नहीं अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा दादा बन बैठा। आज तक उसने जो चाहा है उसे पूरा करके दिखाया है। वह एक दिन तुम्हें यहाँ से भी ढूंढ लेगा। यानी तुम्हें डर है कि पाहवा मेरे साथ साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम पर्दे के पीछे रहकर उसके खिलाफ काम कर रहे हो। उस्ताद, पहली बात तो यह है कि मैंने तुम्हारी सहायता करके खुद ही अपने ताबूत में कील ठोक ली है। दूसरी बात, यह जिंदगी तुम्हारी ही दी हुई है, इसलिए तुम्हारे लिए चली भी गई तो चिंता नहीं। तीसरी बात, तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी है, तुम नहीं तो मैं नहीं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस लड़ाई में आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। सोहन लाल ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ मारा। हो तो मामूली से जेब कतरे, लेकिन बातें शहंशाहों की तरह कर रहे हो। सुंदर लाल मुस्कुराकर रह गया। कहीं से आज का अखबार लेकर आओ, मैं पाहवा के आदमियों की मौत की खबर पढ़ना चाहता हूँ। अखबार तो अखबार वाला फेंक गया होगा, बाहर पड़ा होगा। सुंदर लाल कहने के पश्चात दरवाजा खोलकर बाहर गया। 2 पल बाद ही अखबार लिए वापस लौटा। दरवाजा बंद करके उसने अखबार सोहन लाल को दे दिया। तुम अखबार पढ़ो उस्ताद, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। सुंदर लाल किचन की तरफ बढ़ गया। अखबार के मुख्य पृष्ठ पर उसकी निगाह जमकर रह गई। बड़े बड़े अक्षरों में शंकर दास की तस्वीर के बराबर में लिखा था,
फांसी पाया खतरनाक मुजरिम शंकर दास कल रात जेल से फरार हो गया। 4 दिन के बाद उसे फांसी होने वाली थी। फरारी के समय उसने एक सब इंस्पेक्टर और 2 हवलदारों को रिवॉल्वर से शूट कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट तफ्तीश कर रहा है कि शंकर दास अपनी कोठरी से बाहर कैसे निकला और उसके पास रिवॉल्वर कहां से आई। मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है जेल का ही कोई कर्मचारी उससे मिला हुआ था। आंखों देखी गवाहों के अनुसार कल दिन में इंस्पेक्टर पाल देशमुख उससे मिलने आया था। ध्यान रहे 2 दिन पहले ही किसी ने इंस्पेक्टर पाल देशमुख के सारे परिवार को दिन दहाड़े गोलियों से उड़ा दिया था। अब जबकि इंस्पेक्टर पाल को अपने परिजनों की मौत के अफसोस में अपने घर पर होना चाहिए था, तो वह उस समय सेंट्रल जेल में फांसी प्राप्त खतरनाक मुजरिम शंकर दास के पास क्या कर रहा था। तफ्तीश में इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि शंकर दास की फरारी का संबंध इंस्पेक्टर पाल देशमुख के साथ तो नहीं है। पट्टे ने क्या किस्मत पाई है, 4 दिन फांसी को रह गए और जान बचाकर भाग निकला। सोहनलाल शंकर दास की तस्वीर पर निगाहें जमाए बुदबुदा उठा। यह रहा आज का अखबार। इंस्पेक्टर पाल देशमुख ने शंकर दास की तरफ पेपर उछालते हुए कहा, तुमसे संबंधित सारी खबर इसमें है और सीधे सीधे मुझ पर भी शक किया गया है। 2 बार एसपी ऊपरी तौर पर मुझसे पूछताछ कर चुका है कि मैं जेल में तुमसे मिलने क्यों गया था। जवाब में मैंने सिर्फ यही कहा है कि चूंकि तुम्हें मैंने पकड़ा था, मेरे पकड़ने के बाद ही तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई, इसलिए तुम्हें देखने की इच्छा बलवती हुई और तुमसे मिलने जेल चला आया। एसपी को मेरी बात का यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे पूछताछ नहीं की गई। अब मेरा डिपार्टमेंट मेरी निगरानी तब तक करता रहेगा जब तक उन्हें तसल्ली न हो जाए कि तुम्हारी फरारी में मेरा कोई हाथ नहीं। उसके खामोश होने पर शंकर दास ने अखबार में छपी सारी खबर पढ़ ली। पढ़ने के बाद होठों से गहरी सांस निकल गई। तुम्हारा कहना सही है इंस्पेक्टर, इस खबर के अनुसार हर कोई तुम्हें शक भरी निगाह से देखेगा, शंकर दास ने सिर हिलाकर कहा। इंस्पेक्टर पाल ने जेब से रिवॉल्वर और 15,000 रुपये निकाले और शंकर दास की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह 0.33 का रिवॉल्वर है, साथ में 15,000 रुपये। वक्त आने पर पैसे दे दूंगा ताकि जंग में तुम कमजोर न पड़ सको। इंस्पेक्टर पाल ने भारी स्वर में कहा, चूंकि मैं खुद शक के दायरे में आ गया हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। एक बात तो बताओ इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे परिवार को तीरथ राम पाहवा ने मारा है? मैंने उसके कुछ आदमी पकड़कर हवालात में बंद कर दिए। पाहवा ने चेष्टा की कि मैं उन्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं उसके दबाव में नहीं आया। कुछ ही घंटों के बाद मुझे किसी अनजान व्यक्ति ने फ़ोन पर बताया कि पाहवा मेरे परिवार का खात्मा करने जा रहा है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैं सीधा पुलिस स्टेशन से घर पहुंचा तो मेरा परिवार समाप्त हो चुका था। इंस्पेक्टर पाल देशमुख व्याकुल हो गया, आवाज़ भर्रा उठी। शंकर दास की निगाहें पुनः अखबार पर टिक गई। एक बात ध्यान रखना शंकर दास, अगर तुम फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो कभी भूल कर मेरा नाम होठों पर ना आए। शंकर दास हंस पड़ा। बहुत भोली बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम क्या समझते हो मैं अब पुलिस वालों के हाथ आऊँगा? खैर, यह जगह छोड़कर फौरन निकल जाओ। मेरा दोस्त नाइट शिफ्ट में काम करता है, वह आने ही वाला होगा और मुझे यकीन है कि तुम पाहवा से अपनी जान बचाते हुए मेरा प्रतिशोध पूरा करोगे। ज़रूर, शंकर दास ने अखबार उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। कल शाम पाहवा के होटल जय गणेश में किसी ने पाहवा के 3 आदमियों को मार दिया है। इसी अखबार में यह खबर है और मुझे मालूम है। इंस्पेक्टर पाल ने सिर हिलाया। पाहवा ने अपने सारे काम छोड़कर खुद को उसकी तलाश में लगा दिया है। वह जो कोई भी है बहुत जीदार इंसान है। उसने पाहवा के घर में घुसकर उसे तमाचा मारा है। शंकर दास ने रिवॉल्वर और रुपए जेब में डाले। अब तुम क्या करोगे? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करूंगा ही। शंकर दास मुस्कुराया। कल दोपहर की फ्लाइट से पाहवा का लड़का किशन पाहवा विलायत से वापस लौट रहा है। पाहवा उस पर अपनी जान छिड़कता है। इंस्पेक्टर पाल का चेहरा एकाएक दहकने लगा, जबड़े भिंच गए। शंकर दास ने 2 पल सोचने के बाद सिर हिलाया। ठीक है, शुरुआत यहीं से किए देता हूँ। शंकर दास का स्वर सख्त होने लगा। तुमने मुझे जेल से निकलवा कर जिंदगी की भीख दी है, इसलिए मैं यह लड़ाई तुम्हारी नहीं खुद अपनी समझकर लड़ूंगा। इंस्पेक्टर पाल ने होठ खींच लिए, आंखें सुलगने लगी। इस बात का अफसोस
मुझे ताउम्र रहेगा कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। इंस्पेक्टर पाल विवशता बोला। लेकिन मुझे खुशी है कि यह लड़ाई मैं अकेले लड़ने जा रहा हूँ। शंकर दास हंस पड़ा, वहशी हंसी। पहली लड़ाई भी मैंने अकेले ही लड़ी थी इंस्पेक्टर। हवस के 22 दरिंदों को मैंने चुन चुन कर मारा था। तब बात और थी। तुम्हारे पीछे न पुलिस थी और ना ही पाहवा जैसे किसी दादे से टकराव था। अब तुम्हें दो तरफ से खुद को बचाना होगा। मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर, और एक बात ध्यान से सुन लो कि मैंने किसी से नहीं बचना, बल्कि सबको मुझसे बचना है। मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा, मेरे रिवॉल्वर से निकली गोली उसका स्वागत करेगी, चाहे वह तीरथराम पाहवा का आदमी हो या कोई पुलिस वाला। शंकर दास ने उसकी आंखों में झांकते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब एक आखिरी बात बता दो कि तुम्हारे इंतकाम की सीमा कहाँ खत्म होती है? तीरथराम पाहवा के कत्ल पर। मैं कोशिश करूंगा इंस्पेक्टर कि इस मुकाम तक पहुंच सकूं, शंकर दास ने दांत खींचकर कहा, और लंबे लंबे डग भरने के बाद दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सोहनलाल सारा दिन कमरे में बंद पड़ा रहा। खामखा बाहर निकलकर जान का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। तीरथराम पाहवा के बारे में सोच सोच कर उसके मन में उसके प्रति नफरत सी भरती जा रही थी। पाहवा उसे दरिंदा लग रहा था जो सारे शहर पर छाया बैठा है। हर कोई उससे सहमा हुआ है। सबके दिलों पर पाहवा नाम का हव्वा अपनी जगह बनाए हुए है। अगर पाहवा ही मर जाए तो यह ठीक है, उसकी जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा, परंतु कुछ देर के लिए हर कोई खौफ मुक्त अवश्य हो जाएगा और यह बात जग विदित हो जाएगी कि इन दादों को भी कोई मार सकता है। उसे तलाश करने के लिए शहर में हर जगह नाकेबंदी कर दी गई थी। वह जानता था कि शहर से फरार होना असंभव है, लेकिन इस बात से भी भली भांति वाकिफ था कि ज़्यादा देर तक इस तरह कमरे में बंद भी नहीं रह पाएगा। अंधेरा होने पर उसने लाइट ऑन नहीं की। करीब 10 बजे सुंदरलाल वापस लौटा तो उसने रोशनी की। दिन कैसा बीता उस्ताद? बोगस, सोहनलाल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। सारा दिन बंद कमरे में गुजार देना कहाँ की शराफत है? तुम बाहर की खबर सुनाओ। बाहर का मामला गर्म है, हर किसी की जुबान पर तुम्हारा ही नाम है। पाहवा ने पुलिस वालों को भी तुम्हारी खोज में लगा दिया है। पुलिस वालों को? हाँ, सरकारी मशीनरी पाहवा की उंगलियों पर नाचती है। सोहनलाल के होठों पर अजीब सी मुस्कान थिरक उठी। कोई और खबर? खास नहीं, सिवाय इसके कि कल पाहवा का लड़का किशन पाहवा विलायत से लौट रहा है। सुंदरलाल सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठ गया। पाहवा का लड़का, कितनी उम्र होगी उसकी? 18-19 के दरमियान। सोहनलाल की आंखों में चमक आ गई। सुंदरलाल, पाहवा अपने लड़के को चाहता तो होगा बहुत। अगर वह मर जाए तो पाहवा पर क्या गुजरेगी? सुंदरलाल उछलकर खड़ा हो गया। क्या कहा उस्ताद? उसका चेहरा फक पड़ गया। किशन पाहवा की हत्या कर दी जाए तो तीरथराम पाहवा की क्या हालत होगी? उस्ताद, तुम बहुत खतरनाक बात कह रहे हो। मेरी बात का जवाब दो। वह पागल हो जाएगा, सारे शहर को आग लगा देगा। सुंदरलाल के गले में कांटे चुभने लगे, आंखें फटकर दहशत से फैल रही थी। सोहनलाल हौले से जहरीली हंसी हंस पड़ा। तब तो तीरथराम पाहवा के बेटे को मौत देना बहुत जरूरी है। वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं उस्ताद। अब वह कौन सा मुझे छोड़ने वाला है? सोहनलाल कहर से बोला। लेकिन मरने से पहले मैं दुश्मन के हाथ पांव अवश्य तोड़ना चाहता हूँ। उस्ताद, तुम बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। सुंदरलाल का चेहरा हल्दी के समान पीला पड़ चुका था। तुम नहीं समझोगे सुंदरलाल, हर इंसान के अपने उसूल होते हैं। मेरी आदत है कि बिना वजह मैं किसी से लड़ता नहीं। खून खराबे से नफरत है मुझे। अगर उन निर्दोष दीपक और रजनी को पाहवा के आदमी ने नहीं मारा होता तो मेरी पाहवा से कोई दुश्मनी नहीं होनी थी। जिसने उन दोनों को मारा, मैंने उसे मार दिया। बीच में 1-2 और रगड़े गए। खैर, कोई बात नहीं, बात को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। परंतु पाहवा को शायद अपनी हुकूमत पर घमंड है। उसने मुझ पर इनाम घोषित कर दिए। फलस्वरूप शहर का हर दादा मुझे तलाश कर रहा है। पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया और खुद भी अपने आदमियों के साथ मेरी तलाश में लग गया। यानी कि मेरा बचना हर हाल में कठिन है। सिर्फ एक ही सूरत है बचने की कि दुश्मन के हाथ पांव तोड़ दूं, ताकि उसका ध्यान मरम पट्टी की तरफ हो जाए और मैं बच जाऊं। उसे इतना ज़्यादा बौखला दूं कि वह ढंग से सोच न सके।
यही मेरे लिए फ़ायदे की बात है। इसी कारण अब मैं पाहवा को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। सुंदरलाल ने सूख रहे गले को थूक से तर्क किया। अगर तुम्हारा पत्ता साफ हो गया तो? किस्मत अपनी अपनी। सोहनलाल सरल हंसी हंस पड़ा। पाहवा का पूरा गैंग है, शहर का हर दादा उसके साथ है और तुम अकेले हो उस्ताद। वह तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। क्यों मौत के कुएं में छलांग लगाने जा रहे हो? कुछ दिन यहीं छिपे रहो, मैं तुम्हें शहर से बाहर निकलवाने का प्रबंध करता हूँ। मुझे लड़ना पसंद नहीं और लड़ाई होने पर भागना पसंद नहीं, सोहनलाल ने उसकी आंखों में झांक कर सर्द स्वर में कहा। सुंदरलाल सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा। 2:30 बजे दोपहर में उस प्लेन ने एयरपोर्ट पर लैंड करना था जिसमें किशन पाहवा आ रहा था। अब 1 बज चुका था। सोहनलाल एयरपोर्ट की लॉबी में घूम रहा था। चेहरे पर मूछें दाढ़ी लगा रखी थी जो कि बहुत अजीब सी लग रही थी, परंतु चेहरा इस कदर तक छिप गया था कि पाहवा का कोई आदमी एक निगाह में उसे नहीं पहचान सकता था। इस बात की सोहनलाल को तसल्ली थी। अभी तक पाहवा का कोई आदमी एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। खुद इसलिए पहले आ गया था कि अगर पाहवा कोई खास इंतजाम कर रहा है तो वह उसकी निगाह में रहे। 1:30 बज गया। सोहनलाल सावधानी से टहलता हुआ चारों तरफ निगाह रख रहा था। अब सिर्फ 1 घंटा प्लेन आने का रह गया। उसके ख्याल से आधे घंटे तक पाहवा को एयरपोर्ट पर होना चाहिए था। एकाएक सोहनलाल की निगाह पीछे वाली कुर्सियों की कतार में कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति पर जा टिकी। पहले भी उस पर 3-4 बार निगाह जा चुकी थी, परंतु अब उसे ध्यानपूर्वक देखने पर विवश हो गया था। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि इसे कहीं देखा है। उसकी उम्र का ठीक से अंदाजा लगाना कठिन था। सिर के बाल सफ़ेद काले दोनों थे। बालों की अपेक्षा चेहरा कुछ ज़्यादा ही तंदुरुस्त लग रहा था। लंबाई सामान्य प्रतीत हो रही थी। आंखों पर नज़र का मोटा सा चश्मा मौजूद था। सबसे ज़्यादा सोहनलाल को यह बात खटक रही थी कि वह चश्मे की शीशों के बीच में से देखने की बजाय चश्मा नीचा करके नंगी आंखों से देख रहा था। लाख सोचने पर भी सोहनलाल को ध्यान न आया कि इसे कहाँ देखा है। अभी प्लेन आने में वक्त था। सोहनलाल वहां से हिला और लापरवाही दर्शाता हुआ उसके पास वाली खाली कुर्सी पर जा बैठा। चश्मे वाले ने निगाहें घुमाकर उसे देखा, फिर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। एयरपोर्ट की लॉबी का शांत वातावरण मस्तिष्क को बहुत अच्छा लग रहा था। सोहनलाल ने कुछ दूर बैठी अंग्रेज युवा लड़की को देखा जो छोटी सी स्कर्ट पहने बैठी थी। पाँव से लेकर काफी ऊपर का हिस्सा हवादार हो रहा था। उस लड़की का मुआयना करके सोहनलाल ने सिगरेट सुलगाई और चश्मे वाले की ओर देखकर हौले से बोला, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। चश्मे वाले ने हाथ की उंगली से नाक को रगड़ा और गर्दन घुमाकर चश्मे के ऊपर से सोहनलाल को घूरा। तुमने मुझे देखा है? चश्मे वाले ने स्थिर स्वर में कहा। हाँ। कहाँ? याद नहीं आ रहा। तुम कभी फिनलैंड गए हो? चश्मे वाला बोला। नहीं। तो फिर तुमने मुझे कहीं नहीं देखा। मैं फिनलैंड का रहने वाला हूँ और जिंदगी में पहली बार हिंदुस्तान आया हूँ। बहुत खूब, सोहनलाल कटुता से बोला। तुम फिनलैंड के रहने वाले हो और हिंदुस्तान पहली बार आए हो, जबकि हिंदी बढ़िया बोल रहे हो और लहजे में पंजाबी का पुट भी है। चश्मे वाले ने उसे घूरा और फिर मुस्कुराकर बोला, शायद तुम नहीं जानते कि फिनलैंड में बहुत ज़्यादा पंजाबी बसे हुए हैं और मैंने वहीं से पंजाबी भाषा सीखी है। कभी फिनलैंड आओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। हो सकता है। सोहनलाल की आंखों में व्यंग का भाव था। वैसे यह तुम्हारा फिनलैंड अमृतसर या गुरदासपुर के पास तो नहीं पड़ता? मुझे लगता है तुम भी फिनलैंड के रहने वाले हो। चश्मे वाले का स्वर एकाएक सर्द हो गया, क्योंकि तुम्हारी दाढ़ी में कुछ गड़बड़ लग रही है। कितने की खरीदी है यह? 18 रुपए की। लेकिन तुमने चश्मा ऐसे ही खरीद लिया। तुम्हारी निगाह तो बिना चश्मे के ही बहुत अच्छी है। मैं देख रहा हूँ तुमने काफ़ी देर से चश्मे का इस्तेमाल नहीं किया। बेहतर है इसे किसी गरीब को दे दो, उसका तो भला होगा। अंधे को 2 आंखें मिल जाएंगी। चश्मे वाले ने सोहनलाल को खतरनाक निगाहों से देखा। कौन हो तुम? अपनी कमीज का एक बटन और बंद कर लो, इससे 38 की रिवॉल्वर नहीं दिखाई देगी जो तुम्हारी पैंट में फंसी दिखाई दे रही है। चश्मे वाले ने फौरन कमीज का बटन बंद कर लिया। दोनों कई पल एक दूसरे को देखते रहे। तुम्हारा नाम क्या है? चश्मे वाले ने शांत स्वर में पूछा। सोहनलाल कह लो। यानी असली नहीं? नहीं, इस शहर के लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं।
सोहन लाल मुस्कुराया। लगता है कुछ ज्यादा ही पहुंची हुई चीज हो। चश्मे वाला बड़बड़ाया, फिर बोला, धंधा क्या करते हो? तुम तो मेरी जन्म पत्री बनाने की कोशिश कर रहे हो। सोहन लाल ने सिगरेट का गहरा कश लिया। जरा अपनी कुंडली के बारे में भी बताओ। चश्मे वाले ने पहलू बदला और आसपास देखने लगा। मेरे बारे में जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब मेरे बारे में जानकर तुम्हें फायदा हुआ है, तभी तो तुम मेरे बारे में पूछे जा रहे हो। सोहन लाल ने शांत स्वर में कहा। चश्मे वाला खामोश रहा। जानबूझकर तुमने आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा है ताकि चेहरे में कुछ बदलाव नजर आए। नंगी रिवॉल्वर पैंट में फंसाए घूम रहे हो। दूसरी तुम्हें देखकर मुझे शुरू से ही लग रहा है, पहले भी तुम्हें कहीं देख चुका हूँ। 1 मिनट, तुम जरा अपना चश्मा उतारोगे? हो सकता है फिर तुम्हारे बारे में पूछने की कुछ जरूरत ही न महसूस हो। कहने के साथ ही सोहन लाल ने उसकी नाक पर लटक रहा मोटा सा चश्मा हाथ बढ़ाकर फौरन उतार लिया। बिना चश्मे के उसका चेहरा देखते ही सोहन लाल चौंका। इसमें कोई शक नहीं था कि इस चश्मे ने उसका सारा चेहरा ही बदल डाला था। इसी कारण सोहन लाल जैसा इंसान भी पहचान न पा रहा था कि उसे कहाँ देखा है। वह शंकर दास था, जिसकी तस्वीर कल सुबह उसने अखबार में देखी थी। शंकर दास ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों से चश्मा लिया और पुनः आंखों पर चढ़ा लिया। क्रोध के भाव उसके चेहरे पर छा चुके थे। मानना पड़ेगा, बहुत किस्मत वाले हो शंकर दास, जो फांसी लगने के 4 दिन पूर्व जेल से फरार हो गए। सोहन लाल हौले से हंसा। तो तुमने मुझे पहचान लिया? शंकर दास कहर भरे स्वर में बोला। हाँ, कल अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी थी। वैसे हैरानी की बात है कि रिवॉल्वर लिए एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस शहर से कहीं दूर होना चाहिए था। अब तुम मेरे बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करोगे? शंकर दास का स्वर ठंडा था। नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि पुलिस को मेरी तलाश है। तुम अपने बारे में बताने में हिचक रहे हो, शायद इसलिए कि मैं गद्दारी करके पुलिस को न बता दूं। सोहन लाल हंसा। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, इससे शायद तुम्हें तसल्ली मिले कि मैं पुलिस के पास हरगिज नहीं जा सकता। कल अखबार के पहले पेज पर एक खबर तुम्हारे जेल से फरार होने की थी और दूसरी खबर मुझसे संबंधित थी। मैंने इस शहर के सबसे बड़े दादा तीरथराम पाहवा के 3 आदमियों को गोलियों से उड़ा दिया था। शंकर दास के चेहरे पर छाए भाव बदले। तुमने पाहवा के आदमियों को उसके होटल में घुसकर मारा था? हाँ, और अब पाहवा के लड़के किशन पाहवा का काम तमाम करने आया हूँ, जो कुछ देर बाद फ्लाइट से आने वाला है, विलायत से लौट रहा है। मैंने सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया कि मुझे किसी का खौफ नहीं, पुलिस का नहीं, पाहवा का नहीं, तुम्हारा नहीं। अब कहो, क्या कहते हो? शंकर दास के चेहरे पर अजीब से भाव छा चुके थे। तो तुम अब किशन पाहवा को मारने आए हो? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, एकाएक सोहन लाल की आंखें सिकुड़ गई। वह तुम्हारा कोई सगे वाला तो नहीं लगता? शंकर दास के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। मैं भी यहाँ पर किशन पाहवा की हत्या करने ही आया हूँ। क्या? सोहन लाल को अपना गला खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। हाँ, हम दोनों एक ही काम करने आए हैं, क्यों ना इस काम को मिलकर किया जाए। शंकर दास अपने पन से बोला। मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तुम्हारी पाहवा से क्या दुश्मनी? उसके लड़के की हत्या करने पर क्यों तुले हुए हो? सब कुछ अभी मत पूछो। शंकर दास हंसा। किशन पाहवा की छुट्टी करने के बाद आराम से कहीं बैठेंगे, फिर बात करेंगे। आजकल कहाँ रह रहे हो? सोहन लाल ने उसे सुंदर लाल का पता बता दिया। ठीक है, काम खत्म होने पर मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। मेरे पास कहीं भी छिपने की जगह नहीं है। शंकर दास ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। सोहन लाल ने क्षण भर सोचा, फिर सिर हिलाकर बोला। अच्छी बात है, आ जाना, लेकिन सावधानी के साथ। मैं नहीं चाहता कि आते समय अपने साथ किसी प्रकार की मुसीबत लेते आओ। निश्चिंत रहो, शंकर दास ने पूर्णतः विश्वास से कहा। मेरे कारण तुम किसी खतरे में नहीं पड़ोगे। अब हम दोनों 1 से 2 हो गए हैं। जिस काम को करने आए हैं उसे बखूबी अंजाम दे सकते हैं। वक्त बहुत कम रह गया है। बेहतर होगा हम इस तरफ ध्यान दें कि पाहवा के लड़के से कैसे निपटना है। वैसे मेरा ख्याल है कि प्लेन आने के समय पाहवा के आदमी एयरपोर्ट पर फैल चुके होंगे। ठीक कह रहे हो, मुझे शक है कि पाहवा भी मौजूद होगा। आओ कैंटीन में चलते हैं, बाकी बातें वही करेंगे। सोहन लाल उठ खड़ा हुआ। दोनों खतरनाक काम करने अकेले आए थे।
अब दोनों को एक दूसरे का सहारा था। उनके हौसले बुलंद हो चुके थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।